बर्फ से घिरी आइसलैंड की एक सुनसान खाड़ी, चारों तरफ समंदर, पहाड़ और ऐसी सर्दी जहां गलत फैसला सिर्फ मुश्किल नहीं, मौत बन सकता है। यहां ईवा अपने मर चुके शौहर मैग्नस का फिशिंग स्टेशन संभाल रही है। स्टेशन पर उसके साथ कुछ मछुआरे और पुरानी कुक हेल्गा रहते हैं। सर्दियों का आधा हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन इस साल समुंदर ने जैसे उनसे मुंह मोड़ लिया है। मछली इतनी कम मिल रही है कि अब लोग वही बेट खा रहे हैं जो असल में मछली पकड़ने के काम आती थी। ईवा के लिए यह जगह सिर्फ रोजगार नहीं, मैग्नस के मरने के बाद यही उसकी बची हुई दुनिया है। मैग्नस पिछले सीजन में खतरनाक चट्टानों के पास डूब गया था। इन चट्टानों को सब द टीथ कहते हैं, क्योंकि समुंदर से निकले हुए उनके तेज किनारे किसी जहाज का पेट चीर सकते हैं। स्टेशन का तजुर्बेकार हेल्म्समैन रैगनर बार बार सबको याद दिलाता है कि पहाड़ी रास्ते स्प्रिंग तक बंद रहेंगे। मतलब चाहे भूख लगे या हिम्मत टूट जाए, अभी कोई आसानी से यहां से जा नहीं सकता। क्रू में डैनियल है, जो ईवा के शौहर मैग्नस को अच्छी तरह जानता था और अब ईवा पर भी भरोसा रखता है। हाकोन तेज मिजाज और शराब का आदी है। स्कूली सख्त मिजाज पुराना मछुआरा है। और हेल्गा, जो खाना बनाती है, पुरानी कहानियों और अंधविश्वास को बिल्कुल मजाक नहीं समझती। मिडविंटर की रात सब मुश्किल हालात भूलने के लिए थोड़ा पीते, गाते और हंसने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक पुरानी कहानी सुनाई जाती है, दो भाइयों की कहानी, जहां एक भाई लालच और जलन में दूसरे को समुंदर में मार देता है, लेकिन कुछ वक्त बाद मरा हुआ आदमी जैसे अपना बदला लेने लौट आता है। सब इसे एक डरावनी लोक कहानी समझकर छोड़ देते हैं। किसी को नहीं पता कि कुछ ही घंटों बाद उनके सामने एक ऐसा फैसला आने वाला है जो उनके अपने जहन में इसी तरह का डर पैदा कर देगा। अगली सुबह क्रूज समुंदर पर निकलने ही वाली होती है कि दूर एक बड़ा मर्चेंट शिप द टीथ पर फंसकर टूटने लगता है। उस जहाज से मदद की चीखें आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बॉनफायर जलाकर सर्वाइवर्स को किनारे तक रास्ता दिखाना चाहिए और बोट लेकर मदद के लिए निकलना चाहिए। लेकिन रैगनर तुरंत मना करता है। उसके हिसाब से चट्टानों के बीच बोट ले जाना खुदकुशी है। ओवरसीइंग से स्टेशन के पास इतना खाना भी नहीं कि 10 या 20 नए लोगों को जिंदा रखा जा सके। आखिर सबकी नजर ईवा पर टिक जाती है, क्योंकि बोट और स्टेशन उसके हैं। ईवा के सामने दो बुरे रास्ते हैं, या अजनबी लोगों को बचाने की कोशिश करे और अपने क्रू को भूख और समुंदर के हवाले कर दे, या उन चीखते लोगों को देखते हुए पीछे हट जाए। कुछ पल की खामोशी के बाद ईवा रैग्राम्स की बात मान लेती है। वो फैसला करती है कि कोई रेस्क्यू नहीं होगा। रिस्पेक्ट के लिए उस दिन फिशिंग भी बंद कर दी जाती है, लेकिन समुंदर के उस पार जो लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए इस फैसले का मतलब कुछ और ही है। अगली सुबह ईवा को बीच पर एक बैरन मिलता है, जो डूबे हुए जहाज से बहकर आया होता है। अंदर नमक लगा हुआ पोर्क है, और हैरानी की बात यह कि खाना अभी भी खराब नहीं हुआ। जहां स्टेशन के लोग बेट तक खा रहे हों, वहां यह बैरल किसी नेमत से कम नहीं। ईवा रैगनर को दिखाती है। रैगनर करंट्स को जानता है और कहता है कि जो चीजें तैर सकती हैं, वो टाइड बदलने से पहले द टीथ के आसपास ही अटकी होंगी। यानी अगर अभी निकला जाए तो शायद और राशन मिल सकता है। यहां उनका पहला फैसला और भी ज्यादा खतरनाक शक्ल ले लेता है। कल तक वो कह रहे थे कि चट्टानों के पास जाना बहुत रिस्की है, लेकिन आज भूख उन्हें वही रिस्क लेने पर मजबूर कर रही है। इंसान बचाने के लिए नहीं, उनके डूबे हुए जहाज का सामान लेने के लिए। रात में ईवा, रैगनर और कुछ क्रू छोटी बोट लेकर रेक की तरफ निकलते हैं। अंधेरा, बर्फ और तेज पानी बोट को हर पल उलट सकता है। वहां उन्हें लैंप ऑयल और ब्रांडी का कुछ सामान मिलता है, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि जहाज पर सब लोग नहीं मरे। चट्टानों के बीच कुछ बास्क सेलर्स अभी जिंदा हैं। वो ठंड से जम रहे हैं और छोटी बोट देखते ही मदद के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं। रैगनर घबरा जाता है। इतने लोग अगर एक साथ बोट पकड़ लेंगे तो बोट पलट जाएगी। क्रू उन्हें दूर रहने को कहता है, लेकिन डूबते आदमी के लिए एक छोटी बोट ही जिंदगी होती है। सर्वाइवर्स पानी में कूदकर बोट से चिपकने लगते हैं। हर तरफ चीखें, धक्के और घबराहट मच जाती है। किसी को किसी की जुबान समझ नहीं आ रही। एक पल में रेस्क्यू का मौका जान बचाने की लड़ाई बन जाता है। इसी अफरा तफरी में रैगनर पानी में गिर जाता है। क्रू उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरा और लहरों के बीच वो गायब हो जाता है। उसी वक्त एक बास्क सर्वाइवर ईवा को पकड़कर बोट में चढ़ने की कोशिश करता है। ईवा चीख पड़ती है। डैनियल फौरन कुल्हाड़ी उठाता है और उस आदमी के सर पर वार कर देता है। एक जिंदा इंसान जो सिर्फ बोट में चढ़ना चाहता था, ईवा के सामने खून में गिर जाता है। अब क्रू के पास हिम्मत ही बची। वो बचे हुए सर्वाइवर्स को चट्टानों पर ही छोड़कर स्टेशन की तरफ भाग निकलते हैं। वापस आकर सब रैगनर के लिए आग जलाते हैं। शायद वो किसी तरह तैरकर किनारे आ जाए, लेकिन रैगनर नहीं आता। सैल्वेज का हिसाब होता है, सिर्फ कुछ लैंप ऑयल और ब्रांडी की बोतलें। इतने से ना भूख का मसला हल होता है, न रैगनर की मौत का। रैगनर के बिना स्टेशन को नया हेल्म्समैन चाहिए। ईवा डैनियल को जिम्मेदारी दे देती है। डैनियल उसे तसल्ली देता है कि जो हो गया उस पर बार बार सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन ईवा के अंदर सवाल खत्म नहीं होता। अगर मैग्नस जिंदा होता, क्या वो भी यही फैसला करता? क्या उन्होंने वाकई सर्वाइवल के लिए जो जरूरी था वही किया,
या भूख ने उन्हें इतना खुदगर्ज बना दिया कि उन्होंने पहले लोगों को मरने दिया और फिर उनका सामान लूटने चले गए? इस सवाल का जवाब उन्हें अगले दिन बीच पर मिलने नहीं, सताने वाला है। क्योंकि समुंदर अब उनके पास सिर्फ रेकिज नहीं ला रहा, वो लाशें भी वापस भेज रहा है। सुबह बीच पर शिपरैक के मरे हुए लोगों की बॉडीज पड़ी मिलती हैं। समुंदर ने उन्हें वहीं लौटा दिया है जहां से उन्हें मदद नहीं मिली थी। एरॉन एक लाश के पास से एक गोल्ड पॉकेट वॉच उठा लेता है। वॉच चल नहीं रही, फिर भी ईवा उसे सख्ती से कहती है कि जो चीज मुर्दे की है वो उसी के पास रहनी चाहिए। एरॉन वॉच वापस रख देता है। ये छोटा सा पल बाद में ईवा के लिए बहुत भारी साबित होने वाला है। तब एक कॉर्प्स का पेट हिलता हुआ दिखाई देता है। क्रू को एक सेकंड के लिए लगता है कि शायद आदमी जिंदा है, लेकिन डैनियल लाश का पेट काट कर देखता है तो अंदर से जिंदा ईल्स निकलती हैं, जो मुर्दे के अंदर घुसकर उसका गोश्त खा रही होती हैं। मंजर इतना घिनौना है कि सब और ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। बॉडीज के लिए लकड़ी के कॉफिन्स बनाए जाते हैं। इसी वक्त हेल्गा सीरियस हो जाती है। उसका कहना है कि इन मुर्दों को आम तरीके से दफन करना ठीक नहीं। वो ड्रॉगर का नाम लेती है, पुरानी नॉर्डिक कहानियों का ऐसा मरा हुआ जिस्म जो नफरत और बदले के साथ वापस उठ सकता है। हेल्गा के मुताबिक बॉडीज के हाथ रस्सी से बांधने चाहिए, कॉफिन को 3 बार घुमाना चाहिए ताकि मुर्दा डायरेक्शन भूल जाए, और पाँव में नेल्स ठोकने चाहिए ताकि वो चलकर सपनों तक न पहुंच सके। जोनस इसे कुफ्र और अंधविश्वास समझता है। बाकी लोग भी हेल्गा की बात को ओल्ड वाइफ्स टेल कहकर टाल देते हैं। कॉफिन्स बंद कर दिए जाते हैं और उन्हें उस जगह ले जाया जाता है जहां मैग्नस भी दफन है। ईवा थोड़ी देर मैग्नस की ग्रेव के पास अकेली रह जाती है। बर्फ पर उसे अपने कदमों के अलावा एक और आवाज महसूस होती है, जैसे कोई पीछे चल रहा हो। वो लैंटर्न घुमाती है और अंधेरे में एक टेढ़ी मेढ़ी इंसानी सी परछाई देखती है। परछाई उठती हुई लगती है। ईवा डर कर भागती है, गिर पड़ती है, लेकिन जब दोबारा देखती है तो वहां कोई नहीं। डैनियल उसे वापस स्टेशन ले आता है। वो समझाता है कि इतनी लंबी रात, ठंड, भूख और स्ट्रेस दिमाग के साथ खेलते हैं। दोनों मैग्नस को याद करते हैं। ईवा बताती है कि मैग्नस जब शादी के लिए पूछने आया था तो रिंग के साथ कंपस भी लाया था। उसका मजाक था कि अगर ईवा मना कर दे तो वापस घर का रास्ता ढूंढने के लिए कंपस चाहिए होगा, क्योंकि उसके बिना वो खो जाएगा। याद में दर्द भी है और डैनियल के साथ एक हल्का सा इमोशनल कुर्ब भी, लेकिन दोनों अपने आप को रोक लेते हैं। डैनियल मैग्नस की राइफल साफ करता है और ईवा को चलाना सिखाता है। फिलहाल वो राइफल सिर्फ सील्स या जरूरत के वक्त काम आने वाली चीज लगती है, लेकिन स्टेशन पर जो डर जन्म ले चुका है उसके सामने जल्दी ही हर चीज का मतलब बदलने वाला है। रात को ईवा को सपने और परछाइयां सताती हैं। कभी उसे वही आदमी याद आता है जिसे डैनियल ने कुल्हाड़ी से मारा था। कभी अंधेरे में कोई जिस्म सा खड़ा नजर आता है। ईवा खुद को समझाती है कि ये गिल्ट है, थकान है या दिमाग का धोखा, लेकिन हेल्गा को यकीन है कि समुंदर से लौटी बॉडीज के साथ कुछ और भी स्टेशन तक आ गया है। अगली बार जब क्रू फिशिंग के लिए निकलती है, ईवा को स्टेशन के दरवाजे के ऊपर लकड़ी का एक अजीब सा चाम मिलता है। उस पर निशान काटे गए हैं। हेल्गा बताती है कि ये वुड डूबे हुए शिप से ली गई है और उसने इसे बुराई को घर से दूर रखने के लिए रखा है। ईवा नाराज होती है। उसका डर है कि अगर क्रू को बार बार घोस्ट्स और कर्सेस याद दिलाए गए तो लोग फिशिंग पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन हेल्गा के लिए ड्राउगर कोई हवा में घूमती रूह नहीं। वो कहती है कि ये स्किन, बोन और ब्लड जैसा ही होता है, बस उसके अंदर जिंदगी नहीं होती, सिर्फ नफरत रहती है। दिन में वो छुपा रहता है, रात को लोगों के जहन में घुसने की कोशिश करता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ड्राउगर खुद हर आदमी को मारने नहीं आता। वो उनके अंदर शक, गुस्सा और पागलपन भरकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। ईवा इस बात को नहीं मानती, लेकिन हेल्गा एक और चीज कहती है। अगर सच में ड्राउगर है तो उसे रोकने का तरीका सिर्फ आग है। थोड़ी देर के लिए हालात बेहतर हो जाते हैं। डैनियल के हेल्म्समैन बनने के बाद क्रू को अच्छी कैच मिलती है। मछलियां इतनी होती हैं कि पहली बार लगता है शायद वो विंटर निकाल सकते हैं। स्टेशन पर खुशी वापस आती है, सब गाते हैं, ब्रांडी पीते हैं और कुछ देर के लिए शिपरेक और लाशें भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन शराब के साथ दबा हुआ गुस्सा भी बाहर आता है। हाकोन एरॉन के मर चुके बाप रैगनर का जिक्र करके उसे चिढ़ाता है। एरॉन गुस्से में उसे चुप रहने को कहता है। छोटी सी बात है, लेकिन हेल्गा जिस चीज की वार्निंग दे रही थी उसका पहला रंग यही है। एक क्रू जो पहले एक दूसरे पर भरोसा करती थी, अब हर बात में चुभन महसूस कर रही है। रात में ईवा को फिर वही भयानक फिगर नजर आता है। वो पल भर के लिए स्टेशन के अंदर खड़ा होता है और फिर जैसे अंधेरे में घुल जाता है। हेल्गा तुरंत समझ जाती है कि ईवा ने भी कुछ देखा है। वो कहती है, चार्म्स काम नहीं कर रहे, चीज ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, जल्दी ये आदमियों के दिमाग तक पहुंच जाएगी। ईवा फिर भी प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करती है। वो कहती है शायद उसने ज्यादा पी लिया था। हेल्गा उसकी बात काट देती है। उसके मुताबिक ड्रैगनर कभी खुद से नहीं रुकता। उसे उन लोगों के फैसले की परवाह नहीं कि उनके पास शिपरेक्ट सेलर्स को बचाने का चॉइस था या नहीं। नफरत को वजह नहीं चाहिए। अगली सुबह स्टेशन की खुशी एक ही पल में खत्म हो जाती है। कल तक जो फ्रेश फिश उनके पास थी वो सब गायब है। सिर्फ फ्रेश कैच नहीं, बेट तक नहीं बची।
भूख का जो डर कुछ देर के लिए पीछे गया था, वो अब पहले से ज्यादा खतरनाक शक्ल में वापस आ गया है। और हेल्गा भी गायब है। सबसे पहला शक हेल्गा पर जाता है। हाकोन कहता है, शायद उस ओल्ड वुमन ने अपने चार्म्स और सुपरस्टिशंस के चक्कर में खाना बर्बाद कर दिया। जोनस इस मुसीबत को गुनाह से जोड़ता है। स्कूली सबको चुप रहने को कहता है। कुछ ही मिनट में स्टेशन के लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। फ्रेश स्नो में ट्रैक्स मिलते हैं। क्रू उनका पीछा करती है और कुछ चोरी हुई मछलियां बाहर फेंकी हुई मिलती हैं, लेकिन ट्रैक्स आगे जाकर गायब हो जाते हैं। हेल्गा का कोई पता नहीं। ईवा को एक और चार मिलता है। अब उसके दिमाग में हेल्गा की बात, एम्प्टी डार्कनेस और ग्रेवयार्ड सब एक साथ जुड़ने लगते हैं। ईवा इंसिस्ट करती है कि शिपरेक्ट सेलर्स के कॉफिन्स दोबारा खोले जाएं। लकड़ी का लिड उठाया जाता है, फिर एक और। आखिर एक कॉफिन ऐसा मिलता है जो खाली है। नेल्स उखड़े हुए हैं। जिस लाश को उन्होंने बंद करके छोड़ा था, वो वहां नहीं। अब अंधविश्वास और हकीकत के बीच की लाइन बहुत पतली हो जाती है। जो लोग कल तक हेल्गा पर हंस रहे थे, उनके पास इस खाली कॉफिन का कोई सीधा जवाब नहीं। ईवा रस्सी और नेल्स मंगवाती है। अब वो वही प्रिकॉशंस लेने लगती हैं जिन्हें पहले बेकार समझ रही थी। इसके कुछ वक्त बाद हाकोन बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। उसका जिस्म बुखार से जल रहा होता है, लेकिन वो बार बार कहता है कि उसे बहुत ठंड लग रही है। वो कमरे के एक खाली हिस्से की तरफ देखकर किसी चीज को दूर रखने की भीख मांगता है। बाकी लोग उसे समझाते हैं कि वहां कुछ नहीं, लेकिन हाकोन का डर बढ़ता जाता है। वो कहता है कि वो चीज उससे कह रही है कि सब मरने वाले हैं। फिर वो सीधा डैनियल पर टूट पड़ता है। हाकोन उसका गला दबा देता है और इतनी ताकत से पकड़ता है कि डैनियल लगभग मरने लगता है। सब उसे खींचने की कोशिश करते हैं। आखिर एरॉन मजबूरन हाकोन के सर पर भारी वार करता है। हाकोन वहीं मर जाता है। अब क्रू के सामने एक और लाश है, लेकिन इस बार समुंदर से नहीं आई। ये उन्हीं में से एक आदमी है जिसे उन्हीं में से एक ने मारा है। डैनियल हिल चुका है। वो ईवा को बताता है कि वो भी कुछ दिनों से शैडोज देख रहा है, पीछे से आवाज सुन रहा है और हर रात उस बास्क सेलर की मौत का सपना देखता है जिसे उसने कुल्हाड़ी से मारा था। सपने में उसे ब्लेड का वजन और आदमी की खोपड़ी टूटने का एहसास तक महसूस होता है। लेकिन डैनियल एक इंपॉर्टेंट बात कहता है। शायद जो उनके साथ हो रहा है वो घोस्ट से भी बुरा है। उसके मुताबिक मुर्दे नहीं, जिंदा लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस वक्त ये बात सिर्फ थके हुए आदमी की सोच लगती है, लेकिन आगे चलकर ये पूरी कहानी का सबसे सच्चा जुमला साबित होता है। हाकोन की मौत के बाद जोनस का यकीन और सख्त हो जाता है। वो कहता है कि स्टेशन पर ईविल आ चुकी है और इसका सबब उनका वो फैसला है जहां उन्होंने शिपरेक्ट लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। फिर वो ईवा को भी जिम्मेदार ठहराता है। ईवा याद दिलाती है कि जब फैसला हुआ था तब जोनस ने भी खुलकर उसका विरोध नहीं किया था। जोनस फिशिंग के बजाय हेडलैंड पर एक बड़ा क्रॉस खड़ा करना चाहता है ताकि वो सब खुदा से माफी मांग सकें। लेकिन प्रॉब्लम वही है, खाना नहीं है। अगर वो फिशिंग नहीं करेंगे तो कर्ज हो या ना हो, भूख उन्हें जरूर मार देगी। इसलिए कुछ लोग दोबारा समुद्र पर निकलते हैं। फॉग घनी होती जाती है। पैक आइस के पास डैनियल को सील्स की आवाज सुनाई देती है और वो आइस पर चढ़कर उनका पीछा करता है। बाकी लोग बोट में वेट करते रहते हैं। फिर अचानक डैनियल धुंध के अंदर से दौड़ता हुआ निकलता है, जैसे कोई उसके पीछे हो। वो फिसलकर पानी में गिरता है और सर आइस से टकरा जाता है। क्रू मुश्किल से उसे बोट में खींचकर स्टेशन लाती है। उसके साथ गए आदमियों में से एक कहता है कि उसने भी फॉग में एक इंसान जितनी लंबी सीधी परछाई देखी थी। अब डर सिर्फ ईवा या हेल्गा तक नहीं रहा। डैनियल के सर पर गहरी चोट है और उसे भी हाकोन जैसा बुखार चढ़ने लगता है। ईवा उसकी देखभाल करती है। इस बीच जोनस, जो पहले ईवा पर इल्जाम लगा रहा था, उससे माफी मांगता है। वो मानता है कि सबने मिलकर वो डिसीजन लिया था, इसलिए गुनाह का बोझ सिर्फ ईवा का नहीं हो सकता। जोनस अपने बाप को याद करके मानता है कि वो हमेशा एक फैसले पर जम जाते थे, चाहे हालात बदल भी जाएं। पहले उसे ये बात स्ट्रेंथ लगती थी, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि कभी-कभी अपनी गलती मान लेना ज्यादा जरूरी होता है। जोनस डैनियल को देखने स्टेशन के अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद ईवा भी अंदर जाती है तो माहौल बदल चुका होता है। जोनस जख्मी पड़ा है और डैनियल हाथ में नाइफ लिए खड़ा है। डैनियल की आंखों में पहले वाला होश नहीं, वो ईवा की तरफ बढ़ता है। ईवा उसे नाम से बुलाती है, समझाती है, रुकने के लिए कहती है। कुछ पल के लिए डैनियल के अंदर का असली इंसान वापस आता हुआ लगता है, लेकिन फिर वो नाइफ अपने ही गले पर चला देता है। डैनियल की मौत ईवा को अंदर से तोड़ देती है। ये वही आदमी था जो रैग्नर के बाद क्रू का सहारा बना, जो ईवा को राइफल चलाना सिखाता है, जो उसे कहता है कि दिमाग ट्रिक्स खेल रहा है, और जो सबसे पहले समझता है कि असल खतरा जिंदा लोग बन सकते हैं। अब वो खुद उसी खतरे का शिकार हो चुका है। बचे हैं ईवा, जोनस, स्कूली और एरन। स्कूली कहता है यहां से निकलना चाहिए, लेकिन माउंटेन्स के पार अगला टाउन 3 दिन दूर है और समुंदर भी आसान नहीं। ईवा को डर है कि अगर ड्राउगर वाकई उनके जहन में घुस सकता है तो भागने से क्या होगा, वो उनके साथ भी जा सकता है। इसलिए ईवा फैसला करती है कि अब भागना नहीं, पहले उस चीज को ढूंढ कर जलाना होगा। हेल्गा के राइम की एक लाइन ईवा को याद रहती है। ड्राउगर ग्रेव के पास मंडराता है, इसलिए चारों ग्रेवयार्ड और फूटहिल्स की तरफ निकलते हैं। उनके पास वेपन्स हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन ठंड और धुंध है। बर्फ और हवा कुछ ही देर में वाइट आउट बना देती है। आगे खड़ा आदमी भी मुश्किल से नजर आता है।
ईवा दूसरों से बिछड़ जाती है। वो नाम लेकर पुकारती है। दूर उसे स्कूली दिखाई देता है। ईवा उसे आवाज देती है, लेकिन स्कूली जैसे सुन ही नहीं रहा। वो क्लिफ के बिल्कुल पास खड़ा है। अगला पल बहुत तेज आता है। स्कूली नीचे गिर जाता है। ये साफ नहीं कि उसका पैर फिसला, धुंध ने उसे रास्ता भुला दिया, या उसने किसी ऐसी चीज का पीछा किया जो सिर्फ उसे नजर आ रही थी। ईवा नीचे उसकी तरफ पहुंचती है, लेकिन वो बच नहीं सकता। इसी फ्रोजन लैंडस्केप में ईवा को एक और डार्क फिगर नजर आता है। पहले लगता है शायद ड्राउगर है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वो हेल्गा है। वो बर्फ में जम चुकी है, अकेली बैठी हुई, और ठंड ने उसकी जान ले ली है। जिस औरत ने सबसे पहले वार्निंग दी थी, उसकी मौत किसी मॉन्स्टर के दांतों से नहीं, इस बेरहम जगह की सर्दी से हुई है। ईवा जोनस और एरन को ढूंढ लेती है। अब उनके पास कोई यकीन से नहीं कह सकता कि जो हो रहा है वो सुपरनैचुरल है या उनका दिमाग टूट रहा है। फिर भी वो हेल्गा के रिचुअल्स फॉलो करते हैं। बॉडीज को रोप्स से बांधा जाता है, कॉफिन्स को सिक्योर किया जाता है, ताकि अगर उन कहानियों में जरा भी सच है तो कोई और मुर्दा बाहर ना आ सके। लेकिन ईवा के अंदर अब एक और समझ पैदा होती है। यहां रुकना उन्हें एक एक करके मार रहा है। हाकोन गया, डैनियल गया, स्कूली गया, हेल्गा मिल चुकी है, रैग्नन पहले ही समुंदर ले चुका है। अब सिर्फ ईवा, जोनस और एरन बचे हैं। ईवा अपना पहला डिसीजन बदल देती है। वो कहती है, बोट तैयार करो। चाहे समुंदर खतरनाक हो, अब यहां रहना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जोनस और एरन बोट प्रिपेयर करने चले जाते हैं। ईवा स्टेशन के अंदर कुछ जरूरी चीजें लेने के लिए अकेली वापस जाती है। मैग्नस की राइफल उसके पास है। हेल्गा की एक और बात उसके जहन में है। ड्राउगर को सिर्फ आग खत्म कर सकती है। और तब स्टेशन की छत और अंधेरे के बीच से कोई अंदर आता है। ईवा की नजर उस इंट्रूडर पर पड़ती है तो उसका दिमाग अब उसे आदमी की तरह देख ही नहीं पाता। उसे वही भयानक सड़ा हुआ ड्रॉगर नजर आता है जो इतने दिनों से उसके सपनों और शैडोज में था। वो फिगर छुपकर स्टेशन के अंदर घुस रहा है। ईवा को लगता है कि हेल्गा बिल्कुल सही थी। ये चीज रात में आई है और अब सीधा उसके लिए आई है। ईवा मैग्नस की राइफल उठाती है। जो वेपन डैनियल ने उसे एक रिलेटिवली पीसफुल रात में चलाना सिखाया था, अब उसकी सर्वाइवल की आखिरी उम्मीद बन गया है। इंट्रूडर उसके करीब आता है। ईवा गोली चलाती है और उसे गिरा देती है। लेकिन सिर्फ गोली काफी नहीं। ईवा को हेल्गा की वार्निंग याद है। फायर। स्टेशन में वही लैंप ऑयल भी है जो उन्होंने रेक से निकाला था। वो सामान जिसके लिए वो उस रात चट्टानों तक गए थे और जहां रैग्नर मरा था। ईवा ऑयल डालती है, वेग लगाती है, और देखते ही देखते स्टेशन जलने लगता है। अंदर वो क्रीचर चीखता है। ईवा को यकीन हो जाता है कि उसने ड्राउगर को खत्म कर दिया। वो बर्निंग स्टेशन छोड़कर बाहर निकलती है और जोनस और एरन तक पहुंचती है। घबराहट में बताती है कि चीज घर के अंदर थी, उसका वेट कर रही थी। ईवा कहती है उसने उसे गोली मारी और आग लगा दी, अब सब खत्म हो गया। जोनस और एरन के पास उसकी बात पर शक करने की कोई वजह नहीं। उन्होंने खुद हाकॉन को पागल होते देखा, डैनियल को टूटते देखा, एम्प्टी कॉफिन देखा, फॉग में शैडोज देखी और अपने दोस्तों को मरते देखा। उनके लिए बर्निंग स्टेशन के अंदर मरा हुआ ड्राउगर इस नाइटमेयर का लॉजिकल एंड लगता है। लेकिन फिल्म यही रुकती नहीं, क्योंकि अब जो हमें दिखाया जाता है वो वही एनकाउंटर है, मगर इस बार ईवा की डरी हुई आंखों से नहीं, हकीकत की नजर से। स्टेशन में घुसने वाला कोई अनडेड मॉन्स्टर नहीं था। वो बास्क शिपरेक का एक जिंदा सर्वाइवर था। फिल्म स्ट्रांगली इशारा करती है कि खाली कॉफिन का राज भी इसी सर्वाइवर से जुड़ा था। क्रू ने उसे डेड समझकर कॉफिन में बंद कर दिया था, लेकिन वो असल में जिंदा था और बाद में बाहर निकल गया। इतने दिन वो स्टेशन के आसपास छुपा रहा। भूख, सर्दी और गुस्से में उसने क्रू की फिश चुराकर फेंक दी। उसके लिए ये लोग वो थे जिन्होंने उसके साथियों को बचाने से इनकार किया, फिर रेक लूटने आए और स्ट्रगल में उसके भाई को मार दिया। जब वो आखिरी बार ईवा के सामने आता है, वो मॉन्स्टर की तरह ग्राउल नहीं कर रहा, वो अपनी बास्क जुबान में बात कर रहा है। ईवा उसकी बात समझ नहीं सकती। आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, अपनी तरफ से समझाता है कि वो क्या चाहता है। वो अपने किए पर माफी मांगता है और बोट इस्तेमाल करके यहां से निकलने की भीख करता है। फिर वो ईवा को एक गोल्ड पॉकेट वॉच दिखाता है, वही वॉच जो एरन ने बीच पर कॉर्प्स से उठाई थी, वही वॉच जिसे ईवा ने उसे वापस रखने को कहा था। अब वो छोटी सी चीज ईवा के सामने इंसानियत का आखिरी इम्तिहान बनकर आती है। सर्वाइवर शायद उसे बताना चाहता है कि वो उन मुर्दों से जुड़ा है, कि उसका भी कोई अपना मरा है, और कि अब दोनों तरफ सिर्फ कुछ जिंदा लोग बचे हैं जो इस जहन्नुम से निकलना चाहते हैं। लेकिन ईवा का दिमाग इतने दिनों से गिल्ट, भूख, डार्कनेस, हेल्गा की स्टोरीज और अपने लोगों की मौत के नीचे दब चुका है। वो उसकी जुबान नहीं समझती, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो समझना चाहती भी नहीं। उसके लिए सामने खड़ा आदमी ड्राउगर बन चुका है। ईवा वॉच ले लेती है, फिर भी गोली चला देती है। वो जिंदा सर्वाइवर जमीन पर गिरता है। ईवा उस पर ऑयल डालकर आग लगा देती है। जो चीखें पहले हमें मॉन्स्टर की लग रही थीं, वो असल में जलते हुए इंसान की चीखें होती हैं। इसी रिवील के साथ पिछले कई सीन्स का मतलब बदल जाता है। गायब फिश के लिए सुपरनैचुरल क्रीचर जरूरी नहीं था। एम्प्टी कॉफिन के लिए मुर्दे का जिंदा होना जरूरी नहीं। एक गलती से डेड समझा गया सर्वाइवर काफी था।
शैडोज का कुछ हिस्सा सच में वही आदमी हो सकता था और कुछ हिस्सा गिल्ट, फियर और आइसोलेशन से पैदा हेलुसिनेशंस। हाकोन और डैनियल के जहन पर जो असर हुआ, उसके पीछे कर्स हो या ना हो, उनके अंदर का डर और गुनाह हकीकी था। फिल्म आखिरी रिवील से सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन को काफी हद तक तोड़ देती है, फिर भी हर विजन का सीधा जवाब नहीं देती। लेकिन आखिरी पल एक चीज बिल्कुल साफ कर देता है। ईवा ने जिस मॉन्स्टर को मारा, वो इंसान था। और डैनियल की बात सच निकलती है। कभी कभी मुर्दे से ज्यादा खतरनाक जिंदा लोग होते हैं। शुरू में ईवा ने सर्वाइवर्स को बचाने से इसलिए मना किया था क्योंकि उसे अपने क्रू को जिंदा रिक्स था। फिर वही क्रू गिल्ट, शक, भूख और खौफ से एक एक करके टूट गया। आखिर में ईवा के पास एक और इंसान को बचाने का मौका आता है। इस बार भी वो सर्वाइवल और फियर को इंसानियत पर चुनती है। स्टेशन जल रहा होता है। मैग्नस की बची हुई दुनिया भी आग में खत्म हो चुकी है। ईवा के हाथ में सिर्फ वो पॉकेट वॉच रह जाती है, एक ऐसी चीज जो उसे याद दिलाती रहेगी कि जिस कर्ज से वो लड़ रही थी, शायद उसका सबसे खतरनाक हिस्सा किसी कॉफिन से नहीं निकला था, वो उन सब के अंदर पैदा हुआ था।